प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का किया शुभारंभ। कहा, सिकल सेल एनीमिया आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या, 70 वर्षों में नहीं ले गई सुध। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रांची में योगदा सत्संग विद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, समाज सेवा में तत्पर है ये संस्थान। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के रमकंडा में जल संरक्षण और पौधारोपण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। परिसंपत्तियों का किया वितरण। और रांची में आयोजित 13वीं शूटिंग चैंपियनशिप का समापन। डीजीपी और खेल सचिव ने चयनित खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सिकल सेल नेशनल पोर्टल, मिशन प्रबंधक मार्गदर्शिका का गाइडलाइन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, गैर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम मॉड्यूल और रोगियों के परामर्श मॉड्यूल का लोकार्पण भी किया। मानकीकरण में भी मदद। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस बीमारी की समस्या सबसे अधिक आदिवासी समाज में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं की गई। आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। साथियों, मैंने देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है। इसके मरीजों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है। शरीर में सूजन और थकावट रहती है। पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द महसूस होता है। सांस फूलती है। लंबे समय तक दर्द सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बीमारी परिवारों को भी बिखेर देती है और ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चे में ये बीमारी आ सकती है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड वितरण का शुभारंभ भी किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को आयुष्मान कार्ड दिखाते हुए कहा कि ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर रांची के कांके ब्लॉक के कोकोदरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिकल सेल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सिकल सेल की बीमारी हमारी रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी 24 जिलों में ब्लड संप्रेषण मशीन लगाने की योजना पर काम कर रही है। सिकल सेल जो है वो विशुद्ध रूप से हमारे रक्त की कोशिकाओं को प्रभावित करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न तरीके से अटैक करती है। रांची के सांसद संजय सेठ ने सिकल सेल को एक जटिल बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका से आयुष्मान भारत कार्ड लॉन्च किया था, जो आज गरीबों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इसी झारखंड के दुमका से आयुष्मान भारत कार्ड का लॉन्चिंग किया और आज गांव गरीब किसान का एक आधार बन गया। एक पैसे वाला, एक अमीर आदमी बढ़िया से बढ़िया निजी अस्पताल में इलाज कराता है तो गांव गरीब किसान वो भी अब किसी भी अस्पताल में गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत से इलाज करा सकता है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर रांची में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग सचिव के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। रांची से दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। सिकल सेल पर कांके में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की समस्या सबसे अधिक है। उन्होंने इस रोग से निजात पाने के लिए एनीमिया की जांच को जरूरी बताया। इस कार्यक्रम को स्थानीय विधायक समरीलाल ने भी संबोधित किया। इन सब के इलाज के दृष्टिकोण से इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से कार्य किए जाएंगे। जीत कुमार भविष्य में इनके विवाह के पूर्व ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पिंक और ब्लू कार्ड जो इन्हें दिया जाए उसका मेल न हो। एक परिवार आगे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के 5 सालों का कुल कृषि बजट 90,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था।
ट्राइफेड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज गुमला में अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजातियों की पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के लिए 1 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। शिमला में आयोजित इस जनजातीय मेले का उद्घाटन उपायुक्त सुशांत गौरव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इनके उत्पादों को सरकार की योजना से जोड़कर बाजार उपलब्ध कराना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। आदिम जनजाति कहें या आदिवासी कला कहें, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आज ये मेला लगाया गया है। ट्राइफेड के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार राजू ने कहा कि मेला में जो सामान कलाकार लेकर आए हैं उसकी हम खरीदारी करेंगे ताकि उन्हें उचित दाम मिल सके। इस मेला का मुख्य उद्देश्य जो है ट्राइबल शिल्पकार को मार्केट उपलब्ध कराना। ट्राइफेड दिल्ली के जनरल मैनेजर कर्नल मेहरा ने कहा कि जनजातीय कलाकृतियों का मूल्यांकन कर उसे और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इस ट्राइफेड के तहत अगर कहीं हम लोग का सामान जो बिक जाता है तो बहुत अच्छा। जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी परंपरागत कारीगर और कलाकार हैं जो सहयोग नहीं मिलने के कारण अपनी पारंपरिक कला से अलग होते जा रहे हैं। यदि इन कारीगरों को उचित प्रशिक्षण और उनके उत्पादों को उचित बाजार मिले तो निश्चित रूप से इसे संरक्षित किया जा सकता है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर स्थित योगदा सत्संग विद्यालय के नए भवन का आज लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगदा सत्संग समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर है। ये नई इमारतें सिर्फ एक भौतिक आज जीएसटी दिवस है। आज ही के दिन साल 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं के दामों में कमी आई और टैक्स का दायरा बढ़ा। सर्विसेज टैक्स लागू किया गया था और इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने के अलावा कीमतों में कमी लाने और टैक्स का दायरा बढ़ाने में मदद मिली। बीते अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। जीएसटी लागू होने के बाद खाने पीने की वस्तुओं समेत कई अन्य वस्तुओं के टैक्स में कमी आई थी। जीएसटी का नया तंत्र केंद्र और राज्य दोनों को समान कर लगाने का अधिकार देता है और पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से इसके काले धन पर भी लगाम लगी है। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस आज देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए बिना पूजा किए लौट गए। उन्होंने मंदिर परिसर स्थित नर्मदेश्वर बाबा की पूजा की। श्री पारस ने कहा कि उनके पूजा के लिए प्रशासन ने फोर्स बुलाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कष्ट देकर खुद पूजा करना उचित नहीं था। बाबा के दरबार में पहुंच गए उतना ही काफी है। हालांकि उन्होंने मंदिर प्रशासन और पंडा समाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन दोनों में कोई तालमेल नहीं था। आस्था जब दिल आपका साफ है, मन सच्चा तो कठौती में गंगा होता है। दिल्ली से मैं यहाँ आ गया, यहाँ जाकर के बाबा के मंदिर में मैं प्रणाम कर लिया, वहाँ हमारा पूजा हो गया। सिर्फ अंदर नहीं जा सके इसलिए कि काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ में काफ़ी गर्मी भी थी, इसलिए हम नहीं जा सके। चूँकि आपस में ही यहाँ का जो प्रदेश भाजपा द्वारा आज प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रांची में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आने वाले जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसे प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। वहीं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हजारीबाग में हुआ, जिसे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संबोधित किया। इस तरह राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में आयोजित सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का टास्क दिया गया।
राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा के रमकंडा प्रखंड के चेटे पंचायत से जल संरक्षण एवं पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत जिले के 189 पंचायतों के 650 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है तो ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। समस्या ऐसी ज्वलंत समस्या अब हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है कि हमारा जल स्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है। भूगर्भीय जल स्तर अगर हम आपसे नहीं चेतेंगे, समय रहते हम उसके उपाय नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बूंद बूंद पानी के लिए हमें तरसना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी पानी के बिना मौत के गाल में समा जाएगी। तो आज दो मकसद था, एक जनसंवाद और एक भूगर्भ जल संग्रहण, जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी आज एक मुद्दा था। और राजधानी रांची में आज झारखंड पार्टी का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने किया। महाधिवेशन के पहले दिन चाईबासा के पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह सहित कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस महाधिवेशन में प्रत्येक जिले के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पदाधिकारी थे, वो लोग झारखंड पार्टी को सींचने का काम किया है। जो भी सेंट्रल कमेटी का जो लोग पदाधिकारी हैं वे बहुत संघर्ष किए झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग आज झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब फिर हम दोबारा आ गए हैं तो निश्चित रूप से झारखंड पार्टी को दुगुना शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर रांची की सिकिदरी गांव की रहने वाली पार्वती और द्रौपदी कुमारी का जीवन संवर गया है। इन दोनों का नामांकन प्रेक्षा फाउंडेशन के ITI कौशल कॉलेज में कराया गया था। अब इन दोनों का प्लेसमेंट हो चुका है। पार्वती को हैदराबाद के सोडेक्सो एवं द्रौपदी को बारबेक्यू नेशन कंपनी में नौकरी मिली है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अग्निवीर योजना के तहत आज से सेना भर्ती रैली शुरू हो गई है। 9 जुलाई तक चलने वाली इस भर्ती रैली में झारखंड के वैसे पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो सामान्य भर्ती प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने आज मरकच्चो एवं डुमचांच प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया। दोनों अधिकारियों ने डुमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में आयोजित वन रक्षा बंधन महोत्सव में हिस्सा लिया और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गोड्डा जिले की ECL के राजमहल परियोजना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में ललमटिया पुलिस ने मिथुन लोहार को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मिथुन ने खदहा रामल गांव के मणिकांत चौधरी से नौकरी के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिया था। चौधरी ने थाना में इसकी लिखित शिकायत की थी।
में 4 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला को लेकर बाबा नगरी में 15 नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। इस नो एंट्री जोन में ऑटो तथा ई रिक्शा नहीं चलेगा। इस इलाके में जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास वाले वाहन ही चल पाएंगे। बिना पास वाले वाहनों में अग्निशमन, तेल टैंकर, पानी टैंकर, एम्बुलेंस एवं पीसीआर के चलने की अनुमति रहेगी। रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां लाखों भक्त सावन में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने आते हैं। पहाड़ी मंदिर में सावन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा और पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे रांची में सुरक्षा को लेकर लगभग 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। बोकारो की सेक्टर 12 में दहशत फैलाने के लिए अपराधी ने हवा में गोली चलाई। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। साथ ही गोली चलाने वाले तारकेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ये गोली एक ड्राइवर मनीष कुमार को टारगेट कर चलाई गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने आज आम्रपाली और मगध कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपित विनोद कुमार गंजू की जमानत याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। हर महीने की तरह जुलाई में झारखंड में 8 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे की लेन देन या अन्य काम किया जा सकता है। बैंकों की छुट्टियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धनबाद की पुटकी थाना पुलिस ने 28 जुलाई को जूता व्यवसायी संतोष शर्मा की हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से हत्या के कारणों का पता लगा रही है। चाईबासा के विधायक दीपक विरुआ को पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ का संरक्षक चुना गया है। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में सभी खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे। गुमला के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने चैनपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी से क्षेत्र की विधि व्यवस्था की जानकारी ली और कई निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारी को सभी संचिकाओं को अद्यतन करने का निर्देश भी दिया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज भारत स्काउट एवं गाइड के 186 बच्चों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। ये प्रमाण पत्र बच्चों को नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आयोजित ट्रैंकज सह नेचर स्टडी कैंप में शामिल होने के लिए दिया गया। रांची के खेलगांव में आयोजित 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप तथा प्रथम झारखंड इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में लगभग 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसके विजेताओं को पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने मेडल प्रदान किया। रांची के खेलगांव में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि खेलगांव में इस तरह के प्रतियोगिता का होना झारखंड के लिए गौरव की बात है। की धरती पर खासतौर से रांची में इस स्टेडियम पर ये होना, इस स्तर का आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। खेल सचिव मनोज कुमार और पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि रांची के खेलगांव में शूटिंग और एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना है। बहुत ही बेहतर यहाँ के जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो शूटिंग में अपना नाम करना चाहते हैं वो नाम कर पाएंगे। वो एक प्रोसेस है, वो हम लोगों ने यहाँ बताया कि जब भी वो चेकअप किया जाएगा, उसका एस्टिमेट जब भी बनेगा और उसका जब डीपीआर तैयार होगा तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जो स्टेट शूटिंग एसोसिएशन है उसके जो तकनीकी पदाधिकारी हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से आए प्रतिभागियों ने शूटिंग के क्षेत्र में मेडल जीतकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वे ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते हैं। करते हुए फिर सर गोल्ड मेडल जीता सर आज, और गोल्ड मेडल जीता सर। मैं थोड़ा साधारण फैमिली से हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियल अच्छा नहीं रहता है और संघर्ष करते हुए मैंने गोल्ड मेडल जीता सर। बस एक मैंने चूज़ किया है कि इसमें सर्विसेज में भी कुछ छूट मिलते हैं तो मैं आगे और अच्छा करूँगा। 4 दिवसीय इस चैंपियनशिप में राज्य भर के 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का निबंधन नेशनल पोर्टल पर किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय में खेलकूद विभाग के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाबा नगरी देवघर में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मंदिर में जलार्पण के लिए बैरिकेडिंग सहित सभी तैयारियां कर ली गई है। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम हमेशा रहती है, तो पिछले बार भी इस तरह की कोई घटना बाबा बैद्यनाथ की कृपा से नहीं हुई। वहीं पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस के 11,000 जवानों और पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करना जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। वो लोग सुबह जलार्पण करते हुए यहाँ से अच्छा एक अनुभूति लेके जाए और इसी को देखे लोग रूट लाइन में इसी तरह का कोई भी उनकी समस्या नहीं है। देवघर श्रावणी मेला का उद्घाटन 3 जुलाई को दुम्मा बॉर्डर पर किया जाएगा। इस मेले में जुटने वाली कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक तैयारियों का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आगामी 4 जुलाई से देवघर में शुरू हो रहे श्रावणी मेले में कांवरियों की सेवा के लिए रांची की धार्मिक संस्था बोल बम डाक सेवा समिति के सदस्य आज देवघर के लिए रवाना हुए। समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि ये संस्था पूरे सावन माह के दौरान देवघर में कांवरियों की सेवा करती है। दर्द का तेल, दर्द का दवा, जितनी भी सेवा है वो टोटल निःशुल्क दी जाती है। कितने लोगों की संख्या में लोग जा रहे हैं सेवा देने के लिए? आज 21 आदमी यहाँ से रवाना होंगे। 21 आदमी कहाँ के हैं? झारखंड की राजधानी रांची के ही हैं? सब राजधानी रांची के ही है। 27 सालों से कांवड़ियों की सेवा करती आ रही है और वो इसलिए। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का किया शुभारंभ। कहा, सिकल सेल एनीमिया आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या, 70 वर्षों में नहीं ले गई सुध। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रांची में योगदा सत्संग विद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, समाज सेवा में तत्पर है ये संस्थान। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के रमकंडा में जल संरक्षण और पौधारोपण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। परिसंपत्तियों का किया वितरण। और रांची में आयोजित 13वीं शूटिंग चैंपियनशिप का समापन। डीजीपी और खेल सचिव ने चयनित खिलाड़ियों को किया सम्मानित।